जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने लगातार हिस्ट्री पर कई वीडियोस अपलोड किए और कई लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कम्प्लीटली रूप से पूर्णतः समाप्त किया। और आज मैं आपके सामने पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। और जो आज हम फिर से दोबारा से अब ऐसा होगा कि एक दिन पॉलिटी और एक दिन हिस्ट्री का वीडियो आपके सामने पेश होगा। तो चलिए आज पॉलिटी पे चर्चा करते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं क्या, इंडियन पॉलिटी। और इस इंडियन पॉलिटी में ये जो इंडियन पॉलिटी है ये चलती कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान या भारत का संविधान। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है संबंधित भाग 5 से और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। एक्चुअल में पार्ट 5 कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेकर 151 तक। लेकिन हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, 79 से 122 तक। वजह क्या है सब कुछ मैं बताऊंगा अभी आपको क्या कारण है। और इस 79 से लेकर के 122 तक में है क्या, तो इसमें है आपका द पार्लियामेंट। अच्छा, ये 5 भाग 5 में क्या है, इस भाग 5 में है आपका यूनियन मतलब संघ। इस संघ के अंतर्गत ही क्या आता है, पार्लियामेंट यानी संसद। एक्चुअल में क्या है देखिए, इतने बड़े भारत में सरकार का संचालन करने के लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का संचालन कहीं एक जगह से बैठकर तो होगा नहीं। तो भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले कंट्री में सरकारों को कई स्तरों पर बांटा गया। एक तो केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर लोकल गवर्नेंस, ताकि गवर्नमेंट का जो संचालन है वो अच्छे ढंग से होता रहे। गवर्नमेंट कोई एक व्यक्ति नहीं होता, उसके कई अंग होते हैं। कई अंगों से मिलकर के क्या होता है, सरकारें बनती है। तो जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के, मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नेंस भी होता है, उन पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके 3 अंग, जिनमें से एक है आपका क्या, एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, और फिर लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, जिसको बोलते हैं विधायिका, और फिर तीसरा जुडिशियरी, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। इन तीनों का अपना अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र है। ये तीनों एक दूसरे से पृथक हैं। हाँ, भले ही ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं ज़रूर, लेकिन कार्य का जो अपना क्षेत्राधिकार इन तीनों के अलग अलग हैं। तो उनमें से हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो लेजिस्लेचर पर बात करने वाले हैं, विधायिका पर। क्यों? क्योंकि विधायिका पढ़ने से आप कार्यपालिका और न्यायपालिका को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको पॉलिटी की नॉलेज थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, और इसलिए मैं शुरुआत ही कहाँ से कर रहा हूँ, विधायिका से। तो आइए हम लोग विधायिका पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मैं संघ की बात करूं तो संघ में मैंने आपको बताया कि जो संघ है, इस संघ में
कार्य का संचालन करने के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, कार्य के संचालन के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। और जो विधायिका है वो विधायिका ही क्या है? पार्लियामेंट है। वो विधायिका ही संसद है। यानी विधायिका का मतलब क्या? जो विधि बनाए, और विधि बना मतलब कानून बनाए। कानून बनाने का केवल और केवल अधिकार किसको है? संसद को। तो आइए आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल 79 जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है कि भारत का एक संसद होगा। चलिए, अच्छी बात है। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक संसद होगा। अब ये जो संसद होगा, ये संसद 3 अंगों से मिलकर बना होगा। विच विल बी कंप्राइज्ड, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल कंप्राइज्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, और फिर राज्यसभा। राज्यसभा को राज्यसभा ही कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है, अभी देखेंगे हम लोग। और तीसरा लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा को लोकसभा ही अभी रहने देते हैं, बहुत से नाम है। और इनमें से जो राज्यसभा और लोकसभा है, इन दोनों के मिलने से संसद के हाउसेस बनते हैं। कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही संसद के सदन हैं। तो संसद के कितने सदन हुए? 2। संसद के 2 सदन। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन हैं। इसलिए हमारे भारत में, जो हमारे संविधान में प्रोविज़न है, वो क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी द्विसदनीय विधायिका। और ये जो द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय का मतलब, द्वि का मतलब 2 सदन, वो कौन कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों संसद के सदन हैं। राष्ट्रपति संसद के सदन नहीं है। राष्ट्रपति संसद के अंग जरूर हैं, लेकिन राष्ट्रपति को संसद का सदन कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब संसद में शामिल है, संसद के अंग हैं, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा यही है जो संसद के सदन हैं। मुझे लगता है कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो 79 क्या बताता है? 79 बताता है संसद होगा, और वो कैसा कैसा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आर्टिकल 79 कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की संरचना। तो संसद की संरचना में ये जो आपके राष्ट्रपति जी हैं, ये कार्यपालिका के मुख्य अंग में आ जाते हैं। और जो विधायिका है, विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा, इनके बारे में हम लोग को बहुत विस्तार से पढ़नी है। तो आइए बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो है आपका आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 जो कहता है वो क्या कहता है? ये बताता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्य सभा की संरचना। और इस राज्यसभा की जो संरचना है, इसके बारे में क्या कुछ है, पहले तो जानते हैं कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा और क्या क्या नाम से जानी जाती है? राज्य सभा, इसको हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं। अपर हाउस यानी उच्च सदन। इसको
ब्रिटेन में, चूँकि जो हम लोगों ने बाइकैमरल लेजिस्लेचर लिया है वो कहाँ से लिया है, इसको एडॉप्ट कहाँ से किया गया है, तो जो एडॉप्ट है वो कहाँ से किया गया है, वो ब्रिटेन से किया गया है, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन के संविधान में जो राज्यसभा भारत में है उसको बोला जाता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उच्च लोगों की सभा, बड़े लोगों की, लॉर्ड्स। तो इसलिए यहाँ राज्यसभा को उन्हीं के तर्ज पर उच्च सदन कहा जाता है, जबकि ये उच्च सदन का जो प्रयोग है ये भारतीय संविधान में नहीं है, ये राज्यसभा ही है। लेकिन उच्च सदन क्यों कहते हैं, उनके तर्ज पर। और दूसरी बात कि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, मतलब जो राज्यसभा है इट कैन नॉट बी डिसोल्यूटेड, सो इट इज़ कंसिडर एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, विघटन नहीं होता। और जब विघटन नहीं होता है तो इसलिए भी ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, संसद के उच्च सदन है। और अगली बात क्या साथियों, ये कैसा होता है, ये परमानेंट होता है। जो राज्यसभा है ना, ये राज्यसभा परमानेंट हाउस है। कहने का मतलब ये बिल्कुल अस्थाई है, अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब इसका विघटन कभी हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से भी शायद ये माना जाता है कि हाँ भाई हम लोग उच्च हैं, क्योंकि हम लोग को कोई विघटित कर ही नहीं सकता है, इवन राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। और ये अस्थाई सदन क्यों है, अस्थाई सदन इसलिए है क्योंकि जो इनके प्रत्येक सदस्य है, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल है, टर्म ऑफ द मेंबर्स कितने हैं, 6 वर्ष। और इन 6 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर यानी 1/3 जो सदस्य है वो क्या करते हैं, वो अवकाश ग्रहण करते हैं, रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। और फिर उनके स्थान पर क्या होगा, उनके स्थान पर नए सदस्य आएंगे, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। इसी वजह से भी राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को क्या अपर हाउस की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, पार्लियामेंट, उसके 3 अंग, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। एडॉप्ट कहाँ से किया हम लोगों ने, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जो प्रोविज़न है हम लोगों ने कहाँ से लिया, वो हम लोगों ने लिया ब्रिटेन से। और संसद के सदन कितने हैं, तो 2, कौन कौन, राज्यसभा और फिर लोकसभा। ये राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, संसद के 2 सदन। और उसके बाद अगला ही आर्टिकल क्या है, अगला ही आर्टिकल 80 है। और 80 क्या बताता है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना। और राज्यसभा की संरचना उसको देखते हैं हम लोग अभी क्या है। राज्यसभा का जो दूसरा नाम है वो अपर हाउस है या फिर उच्च सदन। क्यों, विघटित नहीं हो सकता है, परमानेंट है, कार्यकाल 6 वर्ष है, ज़्यादा है, कार्यकाल ऊंचा है, मतलब लोकसभा का 5, इसका 6, इस वजह से भी इसको उच्च सदन कंसीडर किया जाता है। आई होप ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब अगर ये कहें कि जो इनके मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स होंगे, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मेंबर हैं कितने होंगे, तो देखिए 1971 की जो सेंसस है, जनगणना है, इस
जनगणना के अनुसार जो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स कितनी बोली गई है? 250। ये ज़्यादा से ज़्यादा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की संख्या है और ये रहेंगी कब तक? 2026 तक। और चूँकि 2026 में तो जनगणना होनी नहीं है, तो इसका मतलब सीटें प्रावधान किया गया है कि 2026 तक वही रहेंगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो कुल जो मेंबर है, कुल मतलब अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 250। और इन 250 मेंबर्स में जो 238 मेंबर होंगे, ये होंगे आपके स्टेट और साथ ही साथ यूटीज से, या पूरा ही लिख देता हूँ, यूनियन टेरिटरीज। कहने का मतलब राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। और 250 में अगर 238 यहाँ है तो फिर बाकी कहाँ है? बाकी यहाँ है। ये जो 12 मेंबर्स हैं, इन 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा। कहने का मतलब ये जो 12 मेंबर है ये आएंगे कहाँ से? बाय द नॉमिनेशन। किसके नॉमिनेशन से? राष्ट्रपति के। मतलब ये जो मेंबर होंगे ये नॉमिनेशन के माध्यम से होंगे, और इसका जो नॉमिनेशन होगा ये कौन करेंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12 लोग राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नामित किए जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? नामित सदस्य। निर्वाचित नहीं, निर्वाचन इनका होगा। जो राज्य और यूटी से 238 लोग आएंगे ये निर्वाचित होके आएंगे, लेकिन ये जो 12 मेंबर है ये नॉमिनेटेड होके आएंगे, मनोनयन होगा इनका, और होगा किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो राष्ट्रपति है इन 12 मेंबर्स को किन क्षेत्रों से? अलग अलग एरिया से लेते हैं, और वो 4 एरिया है, 4 क्षेत्र है जहाँ से इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। वो आपके क्या? साहित्य यानी लिटरेचर, इसके अलावा कला यानी आर्ट या फिर कल्चर भी कह सकते हैं, इसके अलावा विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं, और फिर समाज सेवा यानी सोशल सर्विस। ये 4 वो क्षेत्र हैं जहाँ से क्या होगा कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये 12 लोगों का मनोनयन करेंगे। कहाँ? राज्यसभा में। अच्छा, राज्यसभा में मनोनयन का जो प्रोविज़न है 4 क्षेत्रों से, वो क्षेत्र कौन कौन से आप देख पा रहे हैं? वो 4 क्षेत्र हैं आपके साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इसका जो प्रावधान है तो याद रखेंगे आप, आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये वही आयरलैंड है जहाँ से हम लोगों ने डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा? 250 मेंबर टोटल, जिसमें से 238 इधर, 12 इधर, 38 कहाँ से? स्टेट और यूटी से। ये क्या होकर के आएंगे? तो ये चुन करके आएंगे। ये कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे, इलेक्शन के माध्यम से आएंगे। किनके द्वारा इनका इलेक्शन होगा? ये होगा बाय द MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य का जो विधानमंडल होगा उसका जो निम्न सदन होगा। निम्न सदन कौन? निम्न सदन कौन? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, इनके द्वारा चुने जाएंगे। कौन? ये 238 लोग। और चुनाव जो होगा, मैं इधर लिखता हूँ शायद दिखाई ना दे आपको, तो जो राज्यसभा का, राज्यसभा मेंबर्स का जो इलेक्शन होगा
तो इलेक्शन कैसे होगा? राज्य के या यूटीज़ के जहां एमएलए का प्रोविज़न है, एमएलए के द्वारा किस माध्यम से होगा? तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। और जो वोटिंग सिस्टम होगा कैसा होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी हिंदी में अगर कहे तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और होगा कैसे? तो अप्रत्यक्ष। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि इसमें जो राज्यसभा के मेंबर हैं, इसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं करेंगे। वोट करेंगे कौन? एमएलए। एमएलए होते कहाँ हैं? तो वो होते हैं प्रत्येक स्टेट में, और 3 यूटीज़। और वो तीनों यूटीज़ कौन कौन है? दिल्ली, पुदुचेरी, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ के एमएलए क्या करेंगे? इनको चुन करके भेजेंगे। किसके माध्यम से? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम। और जो इसको मत प्राप्त करना होता है, वो कोटा सिस्टम के तहत, यानी इसमें विजेता होने के लिए, विजयी प्राप्त करने के लिए इसको 50% + 1 वोट चाहिए होता है। जैसे लोकसभा के जो मेंबर हैं, तो लोकसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं? जिसको ज़्यादा वोट मिला वो विजयी होते हैं। लेकिन राज्यसभा के मेंबर में ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा के मेंबर को अगर इलेक्टेड होना है तो उसको कम से कम 50% + 1 वोट लाना ही होगा। और इनको हम लोग देखेंगे, जो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग इसको समझेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? राज्यसभा का जो कंपोजिशन है, उसकी जो सीटें हैं कितनी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं उसको देखते हैं। एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट सीटें कितनी हैं? तो टोटल सीटें हैं अभी 243, और ये जो 245। और ये जो 245 है, इस 245 में देखिए मैक्सिमम सीट 250, लेकिन अभी है कितने परसेंट में? 245, जिसमें से 233 जो सीटें हैं वो आपके स्टेट प्लस यूटी से। किन माध्यम से? वही माध्यम जो मैंने आपको इधर बताया। 233 सदस्यों का चुनाव होता है, प्लस 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्यों का क्या होता है? नॉमिनेशन होता है। यानी ये जो सदस्य हैं ये नॉमिनेटेड होंगे। तो 233 और 12 अगर जोड़ दें तो इस तरह से हो जाता है 245। तो वर्तमान में कितने हैं? 245। लेकिन ये जो 245 है, कौन से राज्य से कितने हैं उसको भी देख लेते हैं। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो यूपी से है। और यूपी से कितनी है? यूपी से है 31 सीट्स राज्यसभा के लिए। लोकसभा में तो बहुत है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ये है आपके महाराष्ट्र। मैंने शॉर्ट में लिखा है MH, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कितनी सीटें? तो आप ध्यान रखेंगे 19 सीटें। इसके अलावा कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। और अपना प्यारा बिहार, जो बिहार में कुल सीटें हैं वो है 16। और बिहार के बराबर ही है वेस्ट बंगाल, इसमें भी 16 सीटें हैं। तो ये कम से कम 5 आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर कहे तो आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। इसके अलावा अगर और 1-2 को देख ले तो गुजरात को देख सकते हैं, इसमें भी 11 है। और फिर MP में कितना है? तो इसमें भी 11 है, 11 सीटें हैं। तो इतने सारे राज्य कम से कम आपको याद होने चाहिए, या नहीं तो कम से कम ऊपर के 5
जो राज्य है ये तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे केवल एक ही सीट है राज्यसभा के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ राज्य, जैसे सिक्किम का नाम आपने सुना होगा। सिक्किम के अलावा आपने गोवा का नाम सुना होगा, मणिपुर का नाम सुना होगा, मेघालय सुने होंगे आप, इसके अलावा त्रिपुरा सुने होंगे, और भी कई है। एक स्टेट और एक यूटी आपको ध्यान रखना है, पुदुचेरी, जिसमें केवल और केवल एक सीट है। और मैंने आपको बताया था कि जो पुदुचेरी है वो कितने क्षेत्रों में फैले हुए हैं और कितने राज्य में फैले हुए हैं, मतलब इशारा मैंने कर ही दिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने राज्य में जो पुदुचेरी है वो कितने राज्यों में है और कितने क्षेत्र में है। क्षेत्र का मतलब एक राज्य में कई जगह हो सकता है, वो क्षेत्र है। राज्य का मतलब राज्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज राज्यसभा का कंपोजिशन देखा और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको शायद समझ आई होंगी। और फिर आगे देखते हैं, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो परेशान ही आप हो जाते हैं। तो इस वजह से लोकसभा के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।